टॉपिक जो है आज हमारे पास वो है एक्यूट रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। ठीक है, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम यानी ARDS, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। नाम से जाहिर है कि ये एक एक्यूट फिनोमिनन है, अचानक होता है, जल्दी होता है। ठीक है, देखो एक्यूट नाम से जाहिर है कि जल्दी होता है। रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस मीन कि इसमें पेशेंट को रिस्पायरेटरी डिफिकल्टी होती है, सांस लेने में मसला होता है, ऑक्सीजनेशन ऑफ द ब्लड में मसला होता है। तो ये एक रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम है जो कि एक्यूटली होता है। हम डिफाइन इसको कैसे करेंगे? हम कहेंगे कि भाई एक्यूट रिस्पायरेटरी फेलियर, अब ये हुआ क्यों? रिस्पायरेटरी फेलियर क्यों हुआ? रिस्पायरेटरी सिस्टम यानी लंग्स की जो ऑक्सीजनेशन की प्रॉपर्टी थी, जो एल्विलाई में ऑक्सीजन आता था और फिर वो ब्लड में जाता था ऑक्सीजन, ये जो ऑक्सीजनेशन वाली हमारा जो रिस्पायरेटरी फिनोमिनन था, ये फेल क्यों हो गया? ड्यू टू लीकी रिस्पायरेटरी मेम्ब्रेन, रिस्पायरेटरी मेम्ब्रेन लीक होने की वजह से। ये रिस्पायरेटरी मेम्ब्रेन क्यों लीक हुआ? ये तो यह प्रॉब्लम सिस्टेमिक थी, यानी किसी और सिस्टम में मसला था, ब्लड में मसला था, किसी और जगह में मसला था, या ये इंसल्ट की वजह से। तो सिस्टेमिक प्रॉब्लम की वजह से रिस्पायरेटरी मेम्ब्रेन लीक हो जाना या पल्मोनरी प्रॉब्लम की वजह से रिस्पायरेटरी मेम्ब्रेन का लीक हो जाना, जिसकी वजह से रिस्पायरेटरी फेलियर का हो जाना, इसको कहते हैं ARDS। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो रिस्पायरेटरी मेम्ब्रेन है ये क्या होता है जो लीक हो गया है? रिस्पायरेटरी मेम्ब्रेन, ये रिस्पायरेटरी मेम्ब्रेन क्या है? तो इसके लिए अगर हम देखें इस डायग्राम को, तो देखो इस साइड पे हमने पढ़ा हुआ है ना कि हमारे पास ये ईयरवे आती हैं और ईयरवे के आखिर में क्या होता है? एल्विलाई होता है। ठीक है, और एल्विलाई के साथ क्या गई हुई होती हैं? ब्लड वेसल्स, कैपिलरीज गई हुई होती हैं। ये हमने पढ़ा है ना? यस सर। तो अब जरा हम देख लेते हैं यहाँ पे इस साइड पे ये नॉर्मल एल्विलाई और नॉर्मल कैपिलरीज हैं, जबकि इस साइड पे डैमेज हुआ है। ठीक है, तो इस साइड पे आपके पास नॉर्मल एल्वियोलस है और यहाँ पे आपके पास क्या हुआ है? डैमेज हुआ है, एक्यूट रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हुआ है। तो हम सबसे पहले नॉर्मल समझ लेते हैं कि भाई नॉर्मल रिस्पायरेटरी मेम्ब्रेन किसे कहते हैं? क्या? रिस्पायरेटरी मेम्ब्रेन। तो ये देखो, ये आपके पास पल्मोनरी कैपिलरी की दीवार है ना? पल्मोनरी कैपिलरी की दीवार, ये पल्मोनरी कैपिलरी की दीवार के अंदर एंडोथेलियल सेल्स हैं। ठीक है, दोनों साइडों पे। अब जो पल्मोनरी कैपिलरी है, इसके पीछे एक बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है। समझ आ रही है यहां तक? यस सर। अगर मैं पहले यहाँ पे सिंप्लीफाई करके इसको ड्रा करूं, तो ये कुछ इस तरह की तरतीब होती है। देखो, ये आपके पास एल्विलाई हैं और एल्विलाई की दीवारों के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स होते हैं, जिनको हम कहते हैं टाइप 1 एंड टाइप 2 न्यूमोसाइट्स। ठीक है, यस। टाइप 1 एंड टाइप 2 न्यूमोसाइट्स। न्यूमोसाइट्स टाइप 1 और टाइप 2, ये दो तरह के न्यूमोसाइट्स होते हैं जो एल्विलाई को अंदर से लाइन करते हैं, कवर करते हैं। अब इसी एल्विलाई की दीवार के अंदर नीचे क्या है? बेसमेंट मेम्ब्रेन है। ये क्या है? बेसमेंट मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन। अच्छा, अब आप देखो इसी तरह नीचे जो है आपके पास पल्मोनरी कैपिलरी है, तो कैपिलरी की दीवार के अंदर भी आपके पास क्या है? एंडोथेलियल सेल्स है। ये कैपिलरी की दीवार है ना? यस सर। तो कैपिलरी की दीवार के अंदर कौन से सेल्स हैं? एंडोथेलियल सेल्स है। और इन एंडोथेलियल सेल्स के नीचे और क्या है आपके पास? बेसमेंट मेम्ब्रेन है। तो ये पल्मोनरी कैपिलरी की बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गई। यहां तक इस बात की समझ आई? यस सर। अब गौर से सुनो, रिस्पायरेटरी मेम्ब्रेन किसे कहते हैं?
रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, ये जो आपका मेम्ब्रेन है यहां से लेके, लेट मी यूज अनदर टाइप ऑफ पेन, यहां से लेके यहां तक, यानी यहाँ पे एल्विलाई के अंदर गैस आती है ना, लेट सपोज ऑक्सीजन आती है, और ये ब्लड है। तो ये ब्लड और एल्विलाई के दरमियान ये जो रास्ते में दीवार है, जो कि किस किस चीज की बनी हुई है, किस किस चीज की, न्यूमोसाइट्स की, Pneumocyte. एल्विलाई की बेसमेंट मेम्ब्रेन, पल्मोनरी कैपिलरी की बेसमेंट मेम्ब्रेन, और पल्मोनरी कैपिलरी के एंडोथेलियल सेल, इन्होंने ये जो दीवार बनाई है, ये इसका नाम है क्या, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, जिसके थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती हैं। ऑक्सीजन यहां से, सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड यहां से रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन के थ्रू एल्विलाई में जाती हैं, और ऑक्सीजन रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन के जरिए से ब्लड में आता है। Blood में. इस तरह होता है ना। Yes, sir. ये जो रास्ता है दरमियान में, इसको हम रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन कहते हैं, जो कि न्यूमोसाइट्स और बेसमेंट मेम्ब्रेन और एंडोथेलियल सेल और कैपिलरी की बेसमेंट मेम्ब्रेन, इससे बना हुआ है। अब देखो, अगर ये रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन डैमेज हो जाए, अगर ये रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन डैमेज हो जाए, मिसाल के तौर पर ये देखो, एक दफा फिर मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ। ये आपकी यहाँ पे क्या है, पल्मोनरी कैपिलरी है ना, Yes. ये पल्मोनरी कैपिलरी है, और ये पल्मोनरी कैपिलरी के पीछे ये क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन है ना। और इसी तरह ये आपके एल्विलाई की बेसमेंट मेम्ब्रेन है, और इसके अंदर ये न्यूमोसाइट्स होते हैं, ये टाइप 2 और इसी तरह टाइप 1 ये मौजूद होते हैं। इस साइड पे ये देखो, ये टाइप 2 न्यूमोसाइट्स हैं, इसी तरह ये टाइप 1 न्यूमोसाइट्स हैं। ये एल्विलाई की दीवार है, ये एल्विलाई की दीवार के नीचे क्या है, एल्विलाई का बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये ब्लड वेसल के कैपिलरी के एंडोथेलियल सेल्स हैं, और इन एंडोथेलियल सेल्स के नीचे ये क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन, और ये इन दोनों के दरमियान में जो खाली जगह है, ये क्या है, इंटरस्टिशियम। अब देखो, अगर किसी भी वजह से ये मेम्ब्रेन डैमेज हो जाए, लीकी हो जाए, ये रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन अगर लीकी हो जाए ड्यू टू सिस्टेमिक प्रॉब्लम, हम आगे पढ़ेंगे कि कौन से हैं, या ड्यू टू पल्मोनरी प्रॉब्लम, तो इससे होगा क्या, रेस्पिरेटरी सिस्टम फेल हो जाएगा, और इसको हम कहते हैं ARDS। यहां तक समझ आई है आप लोगों को? Yes, sir. यस सर। अब देखो, ये जो एल्वियोलर वॉल है, एल्विलाई की जो दीवार है, ये किसकी वजह से डैमेज हो सकती हैं, इट कैन बी डैमेज बाय द पल्मोनरी इंसल्ट, और जो कैपिलरी की दीवार है, इट कैन बी डैमेज बाय द सिस्टेमिक इंसल्ट। मिसाल के तौर पर एक बंदे को सेप्सिस हो गया, क्या हो गया, सेप्सिस हो गया, यानी Sepsis. ब्लड के अंदर क्या आ गए, Bacteria. बैक्टीरिया आ गए। तो ये बैक्टीरिया क्या करेंगे, ये इन एंडोथेलियल सेल्स को डैमेज करेंगे या नहीं करेंगे, और करेंगे. कैपिलरी की दीवार को डैमेज करेंगे या नहीं करेंगे। तो यही बात मैंने यहाँ पे लिखी है कि कैपिलरी वॉल जो है ये डैमेज होती है ड्यू टू सिस्टेमिक इंसल्ट, जैसे सेप्सिस। सेप्सिस एक सिस्टेमिक इंसल्ट है, तो वो कैपिलरी की दीवार को डैमेज करता है। और एल्विलाई की दीवार को कौन डैमेज करता है, पल्मोनरी इंसल्ट। मिसाल के तौर पर इसी पेशेंट को निमोनिया हो गया, बैक्टीरिया एल्विलाई के अंदर आ गए, निमोनिया हो गया, तो ये एल्विलाई की दीवार को और न्यूमोसाइट्स को डैमेज करेंगे ना। Yes, sir. तो हम यही कह रहे हैं कि ये रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन अगर अंदर से डैमेज हो ड्यू टू पल्मोनरी इंसल्ट, या ब्लड वाली साइड से पल्मोनरी कैपिलरीज की तरफ से डैमेज हो ड्यू टू सिस्टेमिक इंसल्ट, तो होगा क्या, इससे होगा ये कि इन बोथ केसेस, यानी चाहे अंदर से एल्विलाई की तरफ से डैमेज हो या इधर से कैपिलरी एंडोथेलियल सेल्स की तरफ से डैमेज हो, इन बोथ केसेस द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन कैन बिकम लीकी। और ये जब लीकी हो जाए तो ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा है, जिसके अंदर बहुत सारे प्रोटीन है, ये लीक होंगे ना, जिसके अंदर इन्फ्लेमेटरी सेल्स हैं। ये जो ब्लड है, ये देखो ब्लड के अंदर क्या है, न्यूट्रोफिल्स हैं,
ब्लड के अंदर न्यूट्रोफिल्स होते हैं, ब्लड के अंदर प्लेटलेट्स होते हैं, ब्लड के अंदर बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं। ये सारे के सारे क्या होंगे, देखो ये यहाँ पे लीकेज हो गई है, तो ये यहाँ से निकल के इंटरस्टिशियम में आएंगे, आएंगे ना, ये यहाँ से इंटरस्टिशियम में आएंगे, सर क्योंकि जो रिस्पायरेटरी मेम्ब्रेन थी ये क्या हो गई है, लीकी हो गई है, इसके अंदर लीक्स बन गए हैं। तो अब पल्मोनरी कैपिलरी के अंदर जो प्रोटीन्स हैं, जो न्यूट्रोफिल्स हैं, जो प्लेटलेट्स हैं, जो एंटीबॉडीज हैं, ये सारा मवाद लीक होके कहाँ पे जाएगा, कहाँ पे जाएगा, ये दरमियान वाली जगह क्या थी, इंटरस्टिशियम। इंटरस्टिशियम। तो ये इस इंटरस्टिशियम में जाएगा। ये देखो, इसलिए ये सारा मवाद इंटरस्टिशियम के अंदर जमा हो गया, न्यूट्रोफिल इंटरस्टिशियम के अंदर आ गए हैं, प्रोकोलाजिन आ गए हैं, सही है। इसी तरह प्लेटलेट्स आ जाते हैं, आरबीसीज आ जाते हैं, प्रोटीन्स आ जाते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन एंटीबॉडीज आ जाती हैं, आ गई हैं यहाँ पे। यस सर। यानी लीकेज हो गई है, लीकेज ऑफ प्रोटीन रिच फ्लूइड विच कंटेन इन्फ्लेमेटरी सेल्स ईजी न्यूट्रोफिल, ये लीक हो गए हैं और ये कहाँ पे चले गए, एल्विलाई में भी और इंटरस्टिशियम में भी। ये यहाँ से एल्विलाई में भी आ गए हैं और इंटरस्टिशियम में भी आ गए हैं, क्योंकि जाहिर है ये न्यूट्रोफिल जब इधर पहुंचेंगे तो ये न्यूट्रोफिल फिर क्या करेंगे, ये एल्विलाई की दीवारों को भी डैमेज करेंगे ना, यस सर। और जब ये एल्विलाई की दीवारों को डैमेज करेंगे तो ये अंदर आ जाएंगे, ये अंदर आ जाएंगे। देखो तो ये देखो, ये न्यूट्रोफिल इधर आ गया है, एक्टिवेटेड न्यूट्रोफिल। अब वो न्यूट्रोफिल और फ्लूइड और ये सारा मवाद इंटरस्टिशियम में भी जमा हो गया है और एल्विलाई के अंदर भी चला गया है, हो गया है ना इस तरह। यस सर। अब इसके नतीजे में क्या होगा, ये जो लीकेज हो गई है, प्रोटीन रिच फ्लूइड विच कंटेन ए लॉट ऑफ न्यूट्रोफिल्स विच कंटेन ए लॉट ऑफ ऑक्सीजन, रेडिकल ऑक्सीजन स्पीशीज, इम्यूनोग्लोबुलिन, जब लीक होंगे तो इसकी वजह से एक तो इंटरस्टिशियल एडिमा होगा, जाहिर है ये जो इंटरस्टिशियम था इसके अंदर सारा ये फ्लूइड जमा हो गया है ना, ये सारा फ्लूइड जमा हो गया है। यस सर। देखो इस, ठीक है, तो एक तो इंटरस्टिशियल एडिमा होगा। अब देखो, इंटरस्टिशियल एडिमा कार्डियक रीजंस की वजह से भी हो सकता है, कार्डियक रीजन की वजह से हो सकता है ना। मिसाल के तौर पर देखो, ये आपका हार्ट है, ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है, आपके लंग्स से ये, लेट सपोज ये आपके लंग्स हैं, एक लंग में ड्रा कर लेता हूं, ठीक है। अब देखो, ये लेट सपोज एल्विलाई है और ये लेट सपोज पल्मोनरी वेसल्स हैं, ये यहाँ से आके कहाँ आते हैं, लेफ्ट एट्रियम में आते हैं ना, यस सर। और लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आता है, फिर लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आता है और फिर ये पूरे जिस्म में सप्लाई होता है। अब देखो, अगर क्या हो जाए, अगर किसी बंदे का राइट हार्ट फेल हो जाए, जब राइट हार्ट फेल होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल फेल होगा, तो लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड पंप आउट नहीं होगा, तो लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड की कंजेशन होगी, यहाँ पे कंजेशन होगी तो लेफ्ट एट्रियम में ब्लड की कंजेशन होगी, इसी तरह इन वेसल्स में कंजेशन होगी और यहाँ पे कंजेशन होगी। अब गौर से सुनो, जब यहाँ पे कंजेशन होगी तो यहाँ पे फ्लूइड का प्रेशर हाई होगा, क्योंकि आगे रास्ता बंद है, आगे ब्लड पंप नहीं हो रहा, लेफ्ट वेंट्रिकल खराब है, तो यहाँ पर भी फ्लूइड बाहर लीक आउट होगा, तो यहाँ पर भी इंटरस्टिशियम के अंदर एडिमा होगा। इसको हम कहते हैं कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडिमा या कार्डियोजेनिक इंटरस्टिशियल एडिमा, क्योंकि इसमें काज क्या थी, प्रॉब्लम कहाँ पे है, हार्ट में है। तो इसको क्या कहते हैं, कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडिमा। अब देखो, जब हम यहाँ पे कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडिमा होगा तो क्या मैं कह सकता हूँ कि इस किस्म के पल्मोनरी एडिमा में जो पल्मोनरी कैपिलरी के अंदर प्रेशर है, जिसको हम पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर कहते हैं, ये नॉर्मल होगा, हाई होगा या लो होगा, पल्मोनरी ब्लड का प्रेशर हाई होगा ना, हाई होगा, क्योंकि देखो आगे रास्ता बंद है, लेफ्ट वेंट्रिकल काम नहीं कर रहा, तो ब्लड पंप नहीं हो रहा, तो ब्लड पीछे जमा हो रहा है, जमा हो रहा है, जमा हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। तो जो फ्लूइड ब्लड बहुत ज्यादा मिकदार में कंजेस्टेड होगा, जमा होगा, तो इसका प्रेशर भी हाई होगा, तो पल्मोनरी कैपिलरीज के अंदर जो प्रेशर है वो क्या होगा, ज्यादा होगा, हाई होगा। ये कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडिमा होता है। लेकिन यहाँ पे जो एडिमा हुआ है, यहाँ पे ये जो एडिमा हुआ है, ये जो फ्लूइड सारा जमा हो गया है, इंटरस्टिशियल जो एडिमा हुआ है,
ये तो नॉन कार्डियोजेनिक है ना, ये हार्ट के प्रॉब्लम की वजह से नहीं है, ये तो मेम्ब्रेन की लीकी होने की वजह से है। Yes, समझ sir. आइए। तो Yes, इसलिए sir. हम क्या कहेंगे कि ये जो एडीमा होगा, ये कौन सा एडीमा होगा, ये नॉन कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडीमा होगा। सही है, यानी नॉन कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडीमा होगा। इंटरस्टिशियल एडीमा होगा, लेकिन ये कौन सा इंटरस्टिशियल एडीमा होगा, कार्डियोजेनिक नहीं बल्कि नॉन कार्डियोजेनिक, यानी नॉर्मल कैपिलरी वेज प्रेशर। जबकि जो कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडीमा होता है उसमें भी प्रेजेंटेशन यही होती है, पेशेंट को इस तरह का रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाता है, लेकिन उसमें होता क्या है, इंक्रीज्ड कैपिलरी प्रेशर, यानी पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर क्या होता है उनमें, इंक्रीज्ड होता है। Increase होता है. यहाँ पे तो पल्मोनरी देखो, जो कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडीमा होता है वो क्यों होता है, क्योंकि पल्मोनरी Heart rate. कैपिलरी के अंदर वेज प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। पल्मोनरी कैपिलरी के अंदर वेज प्रेशर क्यों इंक्रीज हुआ, ड्यू टू Heart failure. हार्ट फेलियर। जबकि यहाँ पे एआरडीएस में जो इंटरस्टिशियल एडीमा होता है, एआरडीएस जो एडीमा करवाता है, उसमें ये एडीमा क्यों होता है, ये क्यों हुआ, एआरडीएस में एडीमा क्यों हुआ, ड्यू टू Endothelial. लीकी, ड्यू टू लीकी रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन लीकी हो गई है। ये देखो, ये रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन नॉर्मल थी इस साइड पे, इस साइड पे रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन नॉर्मल है ना, Yes, sir. ये नॉर्मल है, और इस साइड पे देखो ये लीकी हो गई है, तो मवाद यहाँ से लीक आउट होगा। तो जो एआरडीएस है, इसमें जो इंटरस्टिशियम के अंदर एडीमा होता है, इसकी वजह ये होती है ड्यू टू लीकी मेम्ब्रेन। तो पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर ज्यादा होने की वजह से नहीं हुआ एडीमा, बल्कि लीकी मेम्ब्रेन होने की वजह से हुआ। तो पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर तो इन लोगों में नॉर्मल होगा। तो अगर कोई आपसे पूछे कि कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडीमा और एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम में जो एडीमा होता है, इनमें फर्क क्या है, तो आप कहोगे कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडीमा में पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर ज्यादा होगा, जबकि एआरडीएस से जो एडीमा होता है उसमें पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर नॉर्मल होगा। समझ आइए। Yes, sir. अब देखो, जब इंटरस्टिशियम के अंदर ये सारे का सारा फ्लूइड और ये मवाद जमा होगा, जब ये मवाद यहाँ पे जमा होगा, तो क्या यहाँ से ऑक्सीजन इजीली डिफ्यूज के ब्लड में आ सकेगा। देखो, इस साइड पे नॉर्मल है, यहाँ पे ऑक्सीजन इजीली डिफ्यूज होके ब्लड में आएगा, या यहाँ पे ऑक्सीजन इजीली डिफ्यूज होके ब्लड में आएगा। Sir, जो इस normal साइड पे नॉर्मल है ना, यहाँ पे इजीली डिफ्यूज होके आएगा, यहाँ पे इजीली डिफ्यूज होके यहाँ पे नहीं आ सकता। क्यों, क्योंकि दरमियान में क्या है, ये एडिमेटस फ्लूइड जमा है। Yes, sir. ये सारे का सारा क्या है, ये एडिमेटस फ्लूइड जमा है। तो एडिमेटस फ्लूइड जमा है, ये एडिमेटस फ्लूइड जमा है दरमियान में, तो इसलिए ऑक्सीजन सही तरीके से वाफिर मिकदार में ब्लड के साथ शामिल नहीं होगा। तो क्या होगा, एक तो सांस लेने में मसला होगा, दूसरा हाइपोक्सीमिया होगा, यानी ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की सिचुएशन कम हो जाएगी। क्यों कम हुई, क्योंकि ऑक्सीजन सही तरीके से ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा, डिफ्यूज नहीं हो रहा, क्योंकि रास्ते में सारा एडिमेटस फ्लूइड जमा है। रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन जो पहले सिर्फ इतनी थी, इतनी, अब कितनी हो गई है, ये देखो इतनी रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन हो गई है। तो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन थिक हो गई है, मोटी हो गई है, इसलिए ऑक्सीजन पूरी तरह डिफ्यूज नहीं हो रहा, तो इसलिए ब्लड के अंदर ऑक्सीजन लो होगा, यानी हाइपोक्सीमिया होगा। यहां तक समझ आई। Yes, sir. अब देखो, दो तीन बातें हैं और बस फिर खत्म। देखो, ब्लड वेसल, ये जो एल्विलाई है ना, एल्विलाई के अंदर ये एक फ्लूइड की लेयर होती है, ये जो व्हाइट फ्लूइड है, ये इसको क्या कहते हैं, सरफेक्टेंट। Perfect. और ये सरफेक्टेंट क्या करता है, ये इस एल्विलाई को कोलैप्स होने से बचाता है, Yes, sir. एल्विलाई को Collapse. कोलैप्स होने से बचा. बचाता है। क्या मतलब, इसका मतलब ये, लेट सपोज ये आपके पास एल्विलाई है ना, ये एल्विलाई है, तो जब आप एक्सपायरेशन करते हो तो आप ईयर को बाहर निकालते हो ना। Yes, sir. तो जब आप ईयर को बाहर निकालते हो तो ऐसा ना हो कि ये एल्विलाई इस तरह हो जाए, कोलैप्स हो जाए। इस कोलैप्स से बचाने के लिए इस एल्विलाई के अंदर सरफेक्टेंट की एक लेयर होती है, There वो are. इसको कोलैप्स होने से बचाती है। ठीक है, तो ये जो है, ये क्या है आपके पास, ये सरफेक्टेंट की एक लेयर है जो कि एल्विलाई को कोलैप्स होने से बचाती है। अब गौर से सुनो, और ये सरफेक्टेंट कहां से बनता है,
ये इन type- टाइप 2 न्यूमोसाइट से बनता है। जो टाइप 2 न्यूमोसाइट्स हैं ये सर्फेक्टेंट को बनाते हैं। अब देखो, जब आपके पास ये मेम्ब्रेन लीकी होता है और न्यूट्रोफिल अंदर आते हैं और ये न्यूट्रोफिल अंदर आते हैं, तो आपके जो टाइप 2 न्यूमोसाइट्स हैं और टाइप 1 न्यूमोसाइट्स हैं, ये डैमेज होंगे ना। yes sir, ये न्यूट्रोफिल इनको डैमेज करेंगे, तो ये जब डैमेज करेंगे तो सर्फेक्टेंट की प्रोडक्शन क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी ना। कम हो जाएगी। पहली बात, सर्फेक्टेंट की प्रोडक्शन क्या हो गई है? कम। कम क्यों हो कम हुई है? क्योंकि टाइप 2 न्यूमोसाइट्स और टाइप 1 न्यूमोसाइट डैमेज हो गए हैं। टाइप 2 न्यूमोसाइट रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये जरूरी होते हैं सर्फेक्टेंट बनाने के लिए। तो जब आपके टाइप 2 न्यूमोसाइट डैमेज हो जाएंगे तो Surfactant, सर्फेक्टेंट की प्रोडक्शन कम हो गई। एक तो सर्फेक्टेंट की प्रोडक्शन कम हो गई, दूसरा गौर से सुनो, ये एडिमेटस फ्लूइड, ये जो प्रोटीन रिच फ्लूइड है, ये जब यहाँ पे आएगा तो जो सर्फेक्टेंट पहले से मौजूद था वो भी डाइल्यूट हो जाएगा ना, क्योंकि सर्फेक्टेंट के साथ अब बाकी फ्लूइड भी मिल गया है। yes sir, जैसे आप शरबत के अंदर अगर बहुत ज्यादा पानी डाल दो तो शरबत का जायका खराब हो जाएगा ना। yes sir, इसी तरह अगर सर्फेक्टेंट के साथ बहुत सारा एडिमेटस फ्लूइड मिल जाए तो ये सर्फेक्टेंट सही तरीके से काम नहीं करेगा ना। yes sir, तो दो काम हो गए, एक तो सर्फेक्टेंट की प्रोडक्शन कम हो गई है और दूसरा सर्फेक्टेंट डाइल्यूट भी हो गया है। इस तरह हुआ है ना। yes sir, तो ये देखो, एक तो डाइल्यूशन हुई है सर्फेक्टेंट की, क्या हुई है? डाइल्यूशन। और दूसरा डिक्रीज सर्फेक्टेंट प्रोडक्शन, प्रोडक्शन भी सर्फेक्टेंट की कम हो गई है। और जब प्रोडक्शन कम होगी सर्फेक्टेंट की या सर्फेक्टेंट डाइल्यूट हो जाएगा तो एल्विलाई कोलैप्स कर जाएंगे, क्योंकि सर्फेक्टेंट जरूरी था एल्विलाई को कोलैप्स होने से बचाने के लिए। तो अब जब सर्फेक्टेंट आपके पास कम बन रहा है और जो बन रहा है वो भी डाइल्यूट हो गया है, इसका मतलब सर्फेक्टेंट सही काम नहीं करेगा तो एल्विलाई क्या होंगे? कोलैप्स होंगे। yes sir, समझ आई है? yes sir, Yes, sir. और ये जो प्रोटीन और बाकी मवाद यहाँ पे दरमियान में लीक आउट हुआ है, जैसे मैंने पहले भी आप लोगों को बताया, इसकी वजह से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सचेंज क्या हो जाएगी? डिफिकल्ट हो जाएगी। तो यही बात मैंने लिखी है कि द लीक्ड प्रोटीन्स एंड डेड सेल्स मेक्स मेम्ब्रेन, वो एक मेम्ब्रेन बना लेते हैं, थिक मेम्ब्रेन, जिस जो एल्विलाई को लाइन करती हैं, इट मेक द गैस एक्सचेंज डिफिकल्ट। ये आपके पास ये मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन देख रहे हो अंदर? yes sir, एल्विलाई के अंदर एक मेम्ब्रेन बन गई है जिसको हम हायालीन मेम्ब्रेन या हाइलाइन मेम्ब्रेन कहते हैं। अब देखो, अब और मसला है, बाहर क्या है? एडिमेटस फ्लूइड। yes sir, और अंदर क्या है? हायालीन मेम्ब्रेन। अब ऑक्सीजनेशन, ऑक्सीजन का यहाँ से एल्विलाई से ब्लड तक, कैपिलरी तक पहुंचना और भी मुश्किल हो गया है। ठीक है, तो इस वजह से क्या होगा? हाइपोक्सीमिया होगा, यानी ब्लड के अंदर ऑक्सीजन बहुत ज्यादा कम हो जाएगी और एक्यूट रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस में बंदा चला जाएगा। ठीक है, अब ये क्यों हुई? रिस्पायरेटरी मेम्ब्रेन लीक क्यों हुई? मैंने आप लोगों को बताया था ना कि इसकी काज या तो पल्मोनरी होगी और या क्या होगी? stomach, सिस्टेमिक होगी। तो पल्मोनरी काजेस क्या है? जैसे बंदे को नमूनिया हो गया, बंदे ने कोई चीज एस्पायरेट कर ली। ठीक है, सिस्टेमिक काजेस क्या हो सकती हैं? सेप्सिस सबसे मोस्ट कॉमन काज एक्यूट रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम की क्या है? मोस्ट कॉमन काज सेप्सिस। इसके अलावा पेनक्रियाटाइटिस। देखो, जब आपका पेनक्रियास के अंदर इन्फ्लेमेशन होती है, पेनक्रियाटाइटिस होता है, तो पेनक्रियास के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं ना, पेनक्रियाटिक एमाइलेज, पेनक्रियाटिक लाइपेज, तो वो डाइजेस्टिव एंजाइम ब्लड में आ जाते हैं। तो वो डाइजेस्टिव एंजाइम, लेट्स सपोज पेनक्रियाटिक एमाइलेज और पेनक्रियाटिक लाइपेज, जब ब्लड में आएंगे तो ये एमाइलेज और लाइपेज इन एंडोथीलियम को और कैपिलरी की दीवारों को क्या करेंगे? डैमेज करेंगे और इसके अंदर सुराख कर देंगे, लीकी हो जाएगा ये मेम्ब्रेन। तो इसलिए पेनक्रियाटाइटिस वाले पेशेंट्स में भी एक्यूट रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो सकता है। समझ आइए? क्योंकि पेनक्रियाटाइटिस के पेशेंट में पेनक्रियाटिक एंजाइम्स ब्लड के अंदर आ जाते हैं और वो उधर पल्मोनरी कैपिलरीज में डैमेज करते हैं। सर एक अगर क्वेश्चन है किसी सर। बंदे का, जी जी, सर ये पैंक्रियाटाइटिस में या फिर सेप्सिस में ब्लड वेसल इन्वॉल्व है, तो इनमें पल्मोनरी प्रेशर जो है वो कैपिलरी का वो नॉर्मल होगा या वो बढ़ जाएगा? वो तो देखो, नॉर्मल है, पल्मोनरी कैपिलरी के अंदर प्रेशर कब ज्यादा होता है?
जब अगर पल्मोनरी कैपिलरी के अंदर ब्लड की कंजेशन हो जाए, ब्लड ज्यादा हो जाए और आगे रास्ता बांधो, तो सेप्सिस में तो इस तरह नहीं होता ना, ब्लड की कंजेशन तो नहीं होती। पेनक्रियाटाइटिस में तो ब्लड की कंजेशन नहीं होती, यस सर, तो प्रेशर तो नॉर्मल होता है। प्रेशर तो तब ज्यादा होगा अगर आगे रोड बांधो, और आगे रोड क्या है? लेफ्ट वेंट्रिकल है, लेफ्ट एट्रियम में कोई मसला है, ठीक है? तो ब्लड आगे जी। पंप नहीं होगा, तो वो पीछे जमा होता जाएगा और पल्मोनरी कैपिलरी के अंदर ब्लड का प्रेशर हाई होगा। आप खुद सोचो, मिसाल के तौर पर ये एक पाइप है, ये एक पाइप है। अगर मैं इस पाइप और ये पाइप के अंदर एक प्रेशर है जिसको मैं पाइप प्रेशर कहता हूं, ये एक नॉर्मल है। दूसरा पाइप है मेरे पास, अब देखो इसके अंदर यहाँ पे पाइप प्रेशर, कौन से पाइप के अंदर प्रेशर ज्यादा होगा? नीचे वाले में। नीचे वाले से। नीचे वाले में, क्योंकि आगे रास्ता तंग है। तो आगे जब रास्ता तंग है तो पीछे जो है फ्लूइड रुकेगा और कंजेशन होगी और इसके अंदर प्रेशर ज्यादा होगा। तो इसी तरह जो कार्डियक होता है, कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडिमा, उसमें पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर ज्यादा होता है। यहाँ पे तो वो इशू नहीं है ना, यहाँ पे तो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन लीक हो गया इसलिए एडिमा है। तो इस एडिमा में पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर ज्यादा नहीं होगा बल्कि नॉर्मल। अच्छा, यूरीमिया की वजह से हो सकता है, जब आपका किडनी फेल्स हो जाए, और आपके किडनी का क्या काम है? यूरिया को किक आउट करना ना, यस सर, यूरिया और बाकी नाइट्रोजीनियस वेस्ट को यूरिन की शक्ल में किक आउट करना। तो अगर किसी बंदे का रीनल फेलियर हो, किडनी फेल हो, तो यूरिया और बाकी कंटेंट जो है नाइट्रोजीनियस वेस्ट, ये ब्लड के अंदर घूमेंगे और फिरेंगे, जिसको हम यूरीमिया कहते हैं, ठीक है? तो ये भी कैपिलरी के एंडोथेलियम को डैमेज करेगा, ये जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट हैं, यूरिया वगैरह। इसी तरह अगर किसी बंदे को ट्रामा हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, और डायरेक्ट जो है ये लंग्स की जो पसलियां वगैरह हैं ये टूट जाएं, और एक्सीडेंट की वजह से ये रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन डैमेज हो जाए, ट्रामा, ठीक है? तो ट्रामा की वजह से भी हो सकता है। इसके अलावा एमनियाटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म, मैंने कल आप लोगों को पढ़ाया था। एमनियाटिक फ्लूइड एम्बोलाई आया, और वो एम्बोलाई, लेट सपोज ये एम्बोलाई है, यहाँ पे ये एम्बोलाई आया, और एमनियाटिक फ्लूइड एम्बोलाई ने कैपिलरी एंडोथेलियम को डैमेज कर दिया। मैंने बताया था ना कि ये एम्बोलाई अगर एंडोथेलियल सेल्स के साथ चिपक जाए तो वहां पे इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस शुरू हो जाता है, यस सर, ठीक है? तो वो इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस क्या करेगा? एंडोथेलियल लाइनिंग को डैमेज करेगा, जिसकी वजह से कैपिलरी, ये जो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन है, ये लीक हो जाएगी। तो ये आपके पास काजेस है, पल्मोनरी काजेस हैं और सिस्टेमिक काजेस हैं, ठीक है? अब एक बंदे को ARDS हो गया, अच्छा अब होगा क्या, आगे क्या होगा? तो ARDS या तो रिजॉल्व हो जाएगा, यानी ठीक हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, खुद ब खुद या सर, नहीं, मैं समझाता हूँ, या मजीद इसकी हालत खराब हो जाएगी, इट कैन गेट वर्स, और इसकी वजह से परमानेंट रेस्पिरेटरी डिसफंक्शन हो जाएगी। यानी कहने का मतलब ये है कि इसके आउटकम क्या होंगे, या तो ये रिजॉल्व हो जाएगा और या परमानेंट रेस्पिरेटरी डिसफंक्शन हो जाएगी। अब फेजेस इसके समझ लेते हैं। जिसमें ये रिजॉल्व हो जाता है इसको हम कहते हैं प्रोलाइफरेटिव। देखो हुआ क्या था, टाइप 1 और टाइप 2 न्यूमोसाइट्स डैमेज हुए थे ना। यस सर, अब एक बंदा है, उसमें टाइप 1 जो टाइप 2 है, टाइप 2 बेसिकली स्टेम सेल्स होते हैं, ये दोबारा रीजनरेट हो सकते हैं, ये बच्चे दे सकते हैं। तो टाइप 2 सेल्स जो डैमेज हो गए थे उन्होंने प्रोलाइफरेशन शुरू कर दी, उन्होंने बच्चे देना शुरू कर दिए बच्चे देना शुरू। यस सर, यस सर, दोबारा से उन्होंने लाइनिंग बनाना शुरू कर दी। उधर से इस बंदे का जो मैक्रोफेजेस हैं उन्होंने डेड सेल्स को खाना शुरू कर दिया, सफाई शुरू कर दी। जो मैक्रोफेजेस हैं उन्होंने क्या कर दिया? डेड सेल्स को खाना शुरू कर दिया, उनको सफाई करना शुरू कर दी। इसके अलावा इंटरस्टिशन के अंदर फ्लूइड जमा हो गया था, जो एडिमा था, जो लिम्फ के वेसल्स हैं उन्होंने इसको क्लियर करना शुरू कर दिया, इस फ्लूइड को यहाँ से निकालना शुरू कर दिया। तो एडिमा का जो एडिमेटस फ्लूइड था इसकी भी रिजॉर्प्शन हो गई। यस, टाइप 2 न्यूमोसाइट भी दोबारा बन गए, यस और सर, जो एल्वियोलर कैपिलरी बैरियर था, जो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन था, ये रिकवर हो गया, ये दोबारा से ठीक हो गया ना। सर, तो ये पेशेंट बेटर फील करेगा,
इसको मैकेनिकल वेंटिलेशन की यानी वेंटिलेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो लीकी मेम्ब्रेन था वो दोबारा से क्या हो गया, हील हो गया है, ठीक हो गया है। और अक्सर पेशेंट जो है वो इस तरह रिकवर कर जाते हैं इस फेज में। समझ आई है? Yes, sir. Yes, sir. अब ये तो था प्रोलाइफरेटिव फेज। अक्सर लोग प्रोलाइफरेटिव फेज में कंप्लीटली या तकरीबन रिकवर हो जाते हैं। एक बंदा है वो प्रोलाइफरेटरी फेज उसका इस तरह नहीं चला, ये नहीं चला। टाइप 2 जो न्यूमोसाइट्स थे उनकी प्रोलाइफरेशन नहीं हुई, तो क्या होगा? तो होगा क्या, यहाँ पे अगर आप लोगों को याद हो ना, ये क्या था, प्रोकोलाजिन थे ना, प्रोकोलाजिन। Yes, sir. यहाँ पे फाइब्रोब्लास्ट होते हैं। कौन मौजूद होते हैं? फाइब्रोब्लास्ट। और ये फाइब्रोब्लास्ट क्या रिलीज करना शुरू कर देते हैं? बहुत सारा कोलाजिन। और जब बहुत सारा कोलाजिन रिलीज करते हैं तो कोलाजिन की डिपोजिशन की वजह से क्या हो जाती है? Fibrosis. Fibrosis. फाइब्रोसिस। और फाइब्रोसिस तो फिर ठीक नहीं हो सकती। Yes, sir. तो कुछ लोगों में इस तरह हो जाता है कि फाइब्रोसिस हो जाती है, फाइब्रोटिक हो जाते हैं। फाइब्रोब्लास्ट की प्रोलाइफरेशन होती है। फाइब्रोब्लास्ट एक किस्म के सेल्स हैं जो कि कोलाजिन रिलीज करते हैं यानी फाइब्रोसिस करते हैं। तो जब फाइब्रोब्लास्ट प्रोलाइफरेट होंगे, फाइब्रोब्लास्ट की तादाद ज्यादा होगी, तो ये बहुत ज्यादा फाइब्रोसिस करवाएंगे। ठीक है? और इसकी जब आपके पास फाइब्रोसिस होगी तो अब जो है ये ठीक नहीं हो सकता। ये पेशेंट जो है वेंटिलेटर डिपेंडेंट हो जाते हैं। अब इनको आपने वेंटिलेटर पे रखना है क्योंकि रिकवर नहीं हुए। उल्टा इनके अंदर ये देखो ना, ये सारा क्या बन गया है, ये फाइब्रोटिक बैंड्स बन गए हैं। ये देख रहे हैं, ये फाइब्रोटिक बैंड्स बन गए हैं। और फाइब्रोटिक बैंड्स तो ठीक नहीं होते, तो ये परमानेंट डैमेज हो गई। अब आपने इसको वेंटिलेटर के जरिए से सांस देनी भी है और सांस लेनी भी है। तो ये जो इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन खुद कर रहा था वो एनफ नहीं होगी। अब आपने वेंटिलेटर मशीन के जरिए से ये सब कुछ करना है और इसकी पुअर प्रोग्नोसिस है। ये बेचारे बड़े मुसीबत में होते हैं और ये वेंटिलेटर डिपेंडेंट हो जाते हैं। क्लियर हो गई ये बात? Yes, sir. Yes, sir. अब इन्वेस्टिगेशन पे ये पेशेंट जब आपके साथ प्रेजेंट होगा तो लेबर्ड ब्रीदिंग होगी, सांस लेने में मसला होगा, बड़ा जोर जोर से सांस ले रहा होगा। साइनोसिस होगी ड्यू टू हाइपोक्सीमिया, जाहिर है ऑक्सीजन की सैचुरेशन कम हो गई है तो साइनोसिस होगी। जल्दी जल्दी सांस लेगा, टेकिपनिया होगा यानी रेस्पिरेटरी रेट ज्यादा होगा। और आप जब अस्कल्टेट करोगे तो ये देखो, ये जो एडिमेटस फ्लूइड है, ये जो यहाँ पे एडिमेटस फ्लूइड है, ये सारा एडिमेटस फ्लूइड जब ये बंदा सांस लेगा और सांस अंदर आएगी तो ये ईयर जो इसने इनहेल की है ये इस फ्लूइड के साथ टकराएगी, जिसकी वजह से ये फ्लूइड हिलेगा और इसके हिलने की आवाज आपको स्टेथोस्कोप पे सुनाई देगी इन द फॉर्म ऑफ क्रैकल्स। क्योंकि फ्लूइड है ना, एडिमा हो गया है, फ्लूइड जमा हो गया है। तो ये फ्लूइड जब हिलेगा सांस लेने के साथ तो इससे आवाज पैदा होगी जो आपको स्टेथोस्कोप पे सुनाई देगी, यानी क्रैकल्स आपको सुनाई देंगे ऑन ऑस्कल्टेशन। वर्कअप के लिए आप इसका चेस्ट एक्सरे करवाओगे पेशेंट का तो कुछ इस तरह का चेस्ट एक्सरे आपको नजर आएगा। क्या ये नॉर्मल है? ये नॉर्मल नहीं है, ये बाइलेटरल यानी दोनों साइडों पे लंग ओपेसिटीज है, दोनों साइडों पे व्हाइट है, Yes, लंग sir. दोनों साइडों पे व्हाइट हो गया है। Yes, sir. आप एबीजीज करवाओगे, आर्टीरियल ब्लड गैसेस, तो ब्लड के अंदर ऑक्सीजन क्या होगा? कम होगा. बहुत कम. ज्यादा लो होगा यानी हाइपोक्सीमिया होगा। इस पेशेंट को रेस्पिरेटरी फेलियर के सिम्टम्स होंगे और आप जब मालूम करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये तो हार्ट फेलियर की वजह से भी नहीं है और फ्लूइड ओवरलोड की वजह से भी नहीं है। यानी अगर मैं इस टाइम ताहिर को बिला वजह इस हाथ में भी एक ड्रिप लगा दूं पूरी स्पीड के साथ और इस हाथ में भी एक ड्रिप लगा दूं पूरी स्पीड के साथ और इस पांव में भी ड्रिप लगा दूं पूरी स्पीड के साथ और इस पांव में भी, तो इसके ब्लड वेसल्स के अंदर अचानक बहुत ज्यादा फ्लूइड चला जाएगा ना। Yes, sir. Yes, तो sir. ये बहुत ज्यादा फ्लूइड भी पल्मोनरी कैपिलरीज वाली जगह पे लीक होगा, तो इसकी वजह से भी इस बंदे को क्या होगी? पल्मोनरी एडीमा होगा। लेकिन ये पल्मोनरी एडीमा क्यों हुआ? ड्यू टू फ्लूइड ओवरलोड, Oh, इस वजह से हुआ ना। yes, sir.
Yes, sir. तो देखो, एक बंदा है, उसको एडिमा है, आपने देखा कि भाई फ्लूइड ओवरलोड की वजह से भी नहीं है, हार्ट फेलियर की वजह से भी नहीं है, और इसको एडिमा है, तो आप क्या कहोगे कि ये ARDS हो सकता है। तो सिम्टम्स ऑफ रेस्पिरेटरी फेलियर दैट आर नॉट ड्यू टू हार्ट फेलियर या फ्लूइड ओवरलोड। तीसरा, आप पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और FiO2 इसकी रेशियो चेक करोगे, तो ये 300 से क्या होगी, कम होगी। अगर 300 से कम हो ये रेशियो, तो हम कहेंगे ये ARDS है। अभी अगर 200 से भी कम हो तो ये मॉडरेटली सीवियर ARDS है, और ये रेशियो अगर 100 से भी कम हो तो ये सीवियर ARDS है। ट्रीटमेंट, आपने अंडरलाइन काज को ट्रीट करना है कि किस वजह से हुआ है ये। अगर नमूनिया की वजह से हुआ है, नमूनिया को ट्रीट करना है। हाँ, सेप्सिस की वजह से हुआ है, सेप्सिस को ट्रीट करना है। पैनक्रेटाइटिस की वजह से हुआ है, उसको ट्रीट करना है। तो अंडरलाइन काज को ट्रीट करना है। दूसरा, सांस लेने में मसला है ना, ऑक्सीजनेशन नहीं हो रही, तो आप वेंटिलेटर लगाओगे इस बंदे को, ठीक है, विद पीप, पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर। ये पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर इसलिए होता है कि देखो, आप जब इंस्पायर करते हो और फिर जब एक्सपायर करते हो, तो एक्सपायरेशन के आखिर में ये एल्विलाई कोलैप्स क्यों नहीं होता? नॉर्मली एक्सपायरेशन Due के to आखिर में एल्विलाई कोलैप्स क्यों नहीं होता? ड्यू टू Surfactant, सर्फेक्टेंट। surfactant. लेकिन इस बंदे में तो सर्फेक्टेंट डाइल्यूट हो गया है ना, और सर्फेक्टेंट की प्रोडक्शन भी कम हो गई है। तो इस बंदे को हम वेंटिलेटर पे कौन सी सेटिंग लगाते हैं? पीप वाली सेटिंग, पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर। यानी हम मशीन को कहते हैं कि भाई तुम इसको इंस्पायरेशन दो, और जब एक्सपायरेशन करो तो एक्सपायरेशन के एंड में अंदर एक पॉजिटिव प्रेशर जनरेट करो, ताकि इसके एल्विलाई कोलैप्स ना हो, Labs ना। क्योंकि सर्फेक्टेंट तो इसका है नहीं, तो इसके एल्विलाई कोलैप्स हो जाएंगे। तो आखिर में अंदर पॉजिटिव प्रेशर जनरेट करो, तो इसको कहते हैं पॉजिटिव एंड एक्सपिरेटरी प्रेशर। यानी एक्सपायरेशन के एंड पे अंदर जो है पॉजिटिव वो जनरेट करना। तो हम वेंटिलेटर देंगे, लगाएंगे, और वेंटिलेटर में कौन सी सेटिंग? पीप वाली सेटिंग। और मैंने बताया जैसे कि रिकवरी जो है वो, अगर आप अंडरलाइन काज को ट्रीट करो तो हो सकता है कि ये ठीक हो जाए, और हो सकता है कि ये क्या हो जाए, कॉम्प्लिकेटेड हो जाए बाय द फाइब्रोसिस, जिसमें होता क्या है, डैमेज एंड लॉस ऑफ टाइप 2 न्यूमोसाइट। टाइप 2 न्यूमोसाइट डैमेज हो जाते हैं, परमानेंटली उड़ जाते हैं, तो रिकवरी नहीं हो सकती, और स्कार और फाइब्रोसिस वहां पे बन जाती हैं। अब इस बंदे ने परमानेंटली वेंटिलेटर पे रहना है। तो ये आपके पास सारे का सारा एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम था। समझ आई आप लोगों को? Yes, sir. yes, sir. चलें जी, आज के लिए इतना ही काफी है। Ventilation जो हो रहा है सर, जो खुद ब खुद होता है सर, ये कितने दिन बाद होता है? जी, ये जो हमने कहा है सर, ये खुद ब खुद प्रोफिलेशन स्टार्ट हो जाती है, खुद ब खुद मतलब ठीक हो हाँ, जाती वो तो देखो, अगर आप अंडरलाइन काज को ट्रीट करो, नमूनिया को आपने ट्रीट करना शुरू कर दिया, है। सही हाँ, सही सही। सेप्सिस को आपने ट्रीट करना शुरू कर दिया, तो जैसे जैसे अंडरलाइन काज, यानी जिस वजह से ये मसला हुआ था, जो जो वो वजह ठीक होगी, तू पीछे से हीलिंग होगी, टाइप 2 न्यूमोसाइट की प्रोलाइफरेशन होगी। और टाइप 2 न्यूमोसाइट क्या करते हैं? जो ये टाइप 2 सर, न्यूमोसाइट्स है ना, यस सर। ये दो काम करते हैं। टाइप 2 दो काम करते हैं। एक तो ये टाइप 1 की प्रोडक्शन भी करते हैं। एल्विलाई की दीवारों के अंदर दो तरह के न्यूमोसाइट्स हैं, टाइप 1 और टाइप 2। तो ये टाइप 2 टाइप 1 के बाप है। तो अगर टाइप 2 आपके पास होंगे तो इससे आपके टाइप 1 भी बनेंगे, और इसी से आपके परफेक्ट। सर्फेक्टेंट भी बनेगी। तो टाइप 2 एक किस्म के स्टेम सेल्स हैं, स्टैम्प सही। यानी दे कैन प्रोलाइफरेट एंड गिव राइज टू अदर टाइप ऑफ सेल, जैसे टाइप 1। तो अगर तो आप अंडरलाइन काज को ट्रीट कर लेते हो, तो टाइप 2 न्यूमोसाइट जो है वो टाइप 1 की प्रोडक्शन और सर्फेक्टेंट की प्रोडक्शन शुरू कर देंगे। और क्या होगा? और क्या होगा? मैक्रोफेज क्या करेंगे? मैक्रोफेज मैक्रोफेज खाकरोब है। मैक्रोफेज आपके जिस्म के डेड सेल खाकरोब है, ये गंद को साफ करते हैं। तो जो डेड न्यूमोसाइट्स थे, जो टाइप 1 और टाइप 2 न्यूमोसाइट डेड हो गए थे, या जो डेड न्यूट्रोफिल्स थे, हाँ, यस सर, उनको क्या कर लेंगे? इंगल्फ करेंगे काहे। एनगल्फ करके, डाइजेस्ट करके साफ साफ कर देंगे। और जो एडीमा हुआ था, एडीमा को कौन साफ करेगा? लिम्फेटिक्स।
यानी जो लिम्फ को ले जाने वाले लिम्फेटिक्स वेसल्स होते हैं उनके अंदर ये एडिमेटस फ्लूइड घुस जाएगा और लिम्फेटिक्स के जरिए से वो वेन्स में चले जाएंगे। तो Right. एडिमा जो इंटरस्टिशियम के अंदर फ्लूइड था ये भी क्लियर हो जाएगा, ये जो डेड गंध मवाद था ये भी क्लियर हो जाएगा, सर्फेक्टेंट की प्रोडक्शन भी हो जाएगी, टाइप 1 और टाइप 2 न्यूमोसाइड्स भी आ जाएंगे। ये सिर्फ किस सूरत में मुमकिन है? अगर आप अंडरलाइंग काज को ट्रीट करो और टाइप 2 न्यूमोसाइट हिम्मत ना हारें और ये प्रोलाइफरेशन करना शुरू कर दें। आई होप कि ये क्लियर हो गया है। Yes, sir. Clear. ओके जी, अल्लाह हाफिज।